गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर की इस क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन श्रम संघों के नियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि श्रम संघ के नियम क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको श्रम संघ के नियम समझ में आ गए होंगे और आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन श्रम संघों के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रम संघों के अधिकार क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक श्रम संघों के अधिकारों का सवाल है तो श्रम संघ के अधिकारों को दो भागों में बांटकर या विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अंतर्गत उनको क्या अधिकार हैं, और दूसरा अन्य सामान्य अधिकार या अदर राइट्स, जनरल राइट्स। तो श्रम संघ के जहाँ तक अधिकारों का सवाल है, हम मोटे रूप में इनको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार क्या है इनके, और अन्य सामान्य अधिकार क्या है। अब श्रम संघ के अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं, मतलब एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट श्रम संघों के क्या अधिकार होते हैं। तो भारत के श्रम संघ अधिनियम 1926 में श्रम संघ अधिनियम बना था। तो भारत के श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत एक पंजीकृत श्रम संघ को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अब कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? पहला, एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में अधिकार। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब एक श्रम संघ का पंजीयन करा लिया जाता है, वैसे तो पंजीयन ऐच्छिक या अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब तक श्रम संघ का पंजीयन नहीं होता उसका वैधानिक अस्तित्व भी नहीं आ पाता। तो जब श्रम संघ का पंजीयन करा लिया जाता है और तो पंजीकृत श्रम संघ कानूनी रूप से एक वैधानिक व्यक्ति बन जाता है। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को धारा 13 के अंतर्गत एक वैधानिक व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मतलब पहला जो अधिकार है श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार, वो है एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में अधिकार। अब एक वैधानिक व्यक्ति किस प्रकार से होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि एक पंजीकृत श्रम संघ कानूनी रूप से एक वैधानिक व्यक्ति होता है। जब उसका पंजीयन हो जाता है तो वैधानिकता का रूप धारण कर लेता है। फलतः प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को एक वैधानिक व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक वैधानिक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से एक पंजीकृत श्रम संघ को कुछ वैधानिक अधिकार व्यक्ति के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे सदस्यों से पृथक अस्तित्व बनाए रखना, मतलब श्रम संघ का जो अस्तित्व है उसके सदस्यों से अलग होता है। दूसरा, स्थायी अस्तित्व बनाए रखना, परपीचुअल सक्सेशन बनाए रखना। तीसरा, सार्वमुद्रा बनाना तथा उपयोग करना, मतलब श्रम संघ अपनी सार्वमुद्रा बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। सार्वमुद्रा, इसको हम कॉमन सील कहते हैं, क्योंकि एक जो हार्ड मास का व्यक्ति होता है, जो प्राकृतिक मनुष्य होता है, वो चूंकि अपने सिग्नेचर्स खुद कर सकता है तो उसको सार्वमुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये भी एक लीगल व्यक्ति है, वैधानिक व्यक्ति है, तो हम कह सकते हैं कि जो श्रम संघ के सिग्नेचर्स हैं वो उसकी सार्वमुद्रा है। तो सार्वमुद्रा को बनाना तथा उसको उपयोग करना, ये भी श्रम संघ का अधिकार है। नेक्स्ट है चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त करना, रखना तथा बेचना। मतलब जैसे एक सामान्य व्यक्ति, हार्ड मास का व्यक्ति चल या अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है, रख सकता है, बेच सकता है, तो उसी प्रकार से पंजीकृत श्रम संघ को भी ये अधिकार प्राप्त है एक व्यक्ति के रूप में कि वो चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त कर सकता है, रख सकता है, उसको बेच सकता है। नेक्स्ट, अधिकारियों पदाधिकारियों के माध्यम से अपने नाम से अनुबंध करना। मतलब जैसे एक सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार के अन्य व्यक्ति से अनुबंध कर सकता है, उसी प्रकार से जो ट्रेड यूनियन है, श्रम संघ है, वो भी क्योंकि एक लीगल मनुष्य है तो वो स्वयं तो नहीं कर सकता क्योंकि वो कृत्रिम मनुष्य होता है, तो वो अपने पदाधिकारियों के माध्यम से अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है बैंक में खाता खोलना। तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति बैंक में खाता खोल सकता है, उसी प्रकार से श्रम संघ भी बैंक में खाता खोल सकते हैं क्योंकि वो एक वैधानिक व्यक्ति होता है। और लास्ट में अन्य पक्षकारों पर अपने नाम से बात प्रस्तुत करना। जैसे एक सामान्य हार्ड मास का व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति पर
मुकदमा दायर कर सकता है या बात प्रस्तुत कर सकता है, और अन्य पक्षकार भी उस पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से श्रम संघों पर भी यह है कि श्रम संघ किसी भी अन्य पक्षकार पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अन्य पक्षकार भी श्रम संघ पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहली विशेषता ये, पहला हम कह सकते हैं कि श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार क्या है कि एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में उसको बहुत से अधिकार हैं जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, सामान्य कोष बनाना एवं उसका उपयोग करना। पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्रम संघ दो प्रकार के कोषों का निर्माण करते हैं, सामान्य कोष और राजनीतिक कोष। तो ये इनका अधिकार है। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने सदस्यों से चंदा एकत्र कर उसका उपयोग करने का अधिकार है। मतलब वो सदस्यों के माध्यम से चंदा एकत्र कर उसका उपयोग करने का अधिकार रखता है। इसका उपयोग इस अधिनियम की धारा 15 के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब अधिनियम की धारा जो 15 है उसमें बताया गया है कि किन किन उद्देश्यों के लिए चंदे की राशि जो कलेक्ट की गई है उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके अनुसार उसका राशि का उपयोग करने का अधिकार श्रम संघ को होता है। तीसरा है राजनीतिक कोष का निर्माण एवं उपयोग, क्रिएशन एंड यूज ऑफ पॉलिटिकल फंड। मतलब प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के लिए संवर्धन के लिए राजनीतिक कोष बनाने और उपयोग करने का अधिकार होता है। मतलब प्रत्येक श्रम संघ को ये भी अधिकार है कि वो अपने सदस्यों के लिए तथा अपने जो सदस्य नागरिक हैं उनके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए वो राजनीतिक कोष का निर्माण कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियम बनाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार। नियम बनाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार का मतलब ये है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने सामान्य संचालन या कार्यकारिणी के गठन, सदस्यता देने, चंदा वसूल करने, सभाएं करने, कोषों की सुरक्षा करने, श्रम संघ के समापन आदि के संबंध में नियम बनाने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है। तो प्रत्येक श्रम संघ को ये अधिकार है कि वो नियम बना सकते हैं और नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो मतलब ये श्रम संघों का बेसिक राइट है कि वो नियम भी बनाएंगे और नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब नियम किस चीज़ के लिए बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि सामान्य संचालन के लिए कोई नियम बनाना हो, कार्यकारिणी के गठन की बात हो, सदस्यता देने की बात हो, चंदा वसूल करने की बात हो, सभाएं करने की बात हो, कोषों की सुरक्षा की बात हो, श्रम संघ के समापन आदि के संबंध में कोई नियम बनाने हो या उसमें परिवर्तन हो, तो इन सब को नियमों को बनाना और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार श्रम संघों को होता है। नेक्स्ट है नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। मतलब राइट टू चेंज द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर श्रम संघ का पंजीयन किसी एक नाम के द्वारा करा दिया गया है तो उसके नाम में परिवर्तन वापस नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता। एक श्रम संघ के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो विधि है वो ये है कि श्रम संघ के कम से कम 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा तो नाम में परिवर्तन करने का अधिकार श्रम संघ को होता है। वह अपना नाम धारा 25 के प्रावधानों के अनुरूप ही परिवर्तित कर सकता है। मतलब धारा जो 25 है उसमें ये बताया गया है कि नाम का परिवर्तन कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। तो धारा 25 के प्रावधानों का पालन करते हुए नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी श्रम संघ का जो नाम है वो किसी भी विद्यमान श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और यदि बिल्कुल मिलता जुलता नाम रखेंगे या आइडेंटिकल नेम रखेंगे या नाम ऐसा रखेंगे जो भ्रामक हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता हो और रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ये नाम ठीक नहीं है, तो रजिस्ट्रार पंजीयन करने से मना कर सकता है और कागजात लौटा सकता है। तो जहाँ तक नाम का सवाल है कि नाम उचित रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो नाम पहले से विद्यमान है वही आप नाम रख दें, और यदि नाम रखने के पश्चात आपको इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, नियमों में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो धारा 25 में नाम में परिवर्तन करने के प्रावधान दे रखे हैं, उसके अनुसार ही नाम में परिवर्तन करना चाहिए। और लास्ट है एकीकरण करने का अधिकार, राइट टू अमलगमेट।
मतलब प्रत्येक समसंघ किसी दूसरे समसंघ या समसंघों के साथ एकीकरण कर सकता है। मतलब कोई भी समसंघ किसी अन्य समसंघ के साथ या किसी अन्य समसंघों के साथ एकीकरण कर सकता है या अमलगमेट कर सकता है, मतलब आपस में मिल सकते हैं। ऐसा एकीकरण अपना विघटन करके या बिना विघटन किए, मतलब ऐसा जो अमलगमेशन या विघटन है, ऐसा अमलगमेशन या ऐसा जो जुड़ाव है दूसरे समसंघों के साथ, वो अपना विघटन करके या अपना बिना विघटन किए अथवा कोशों का विभाजन करके अथवा कोशों का विभाजन किए बिना भी कर सकता है। इस हेतु धारा 24 और 25 के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। मतलब आप अपने समसंघ का किसी अन्य समसंघ में विलय भी कर सकते हैं, अमलगमेट भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप अपने जो समसंघ है उसका विघटन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोशों का विभाजन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और एकीकरण या विलय करने के लिए अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 जो बताई गई है उसके प्रावधानों के तहत एकीकरण किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको जो अधिकार बताए समसंघों के, ये वे अधिकार हैं जो समसंघ अधिनियम के अंतर्गत समसंघों को प्राप्त है। तो समसंघ अधिनियम के अंतर्गत 6 अधिकार प्राप्त हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए पुनः रिपीट कर दूं, 6 अधिकार प्राप्त हैं। पहला, एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में अधिकार। दूसरा, सामान्य कोष बनाना एवं उपयोग करने का अधिकार। तीसरा, राजनीतिक कोष के निर्माण और उपयोग का अधिकार। चौथा, नियम बनाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार। पांचवा, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार। और छठा, एकीकरण करने का अधिकार। तो ये वो अधिकार हैं विद्यार्थियों जो कि एक समसंघ को समसंघ अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड कि अन्य सामान्य अधिकार क्या हैं। अब ये तो समसंघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है, अब समसंघों को अन्य सामान्य अधिकार भी प्राप्त हैं जिनकी अपन चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो एक पंजीकृत समसंघ को उपयुक्त वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त एक समसंघ के सामान्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अब वो सामान्य अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे पहला है कि श्रमिकों का विभिन्न मंचों, समितियों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में प्रतिनिधित्व करना। मतलब श्रमिकों के विभिन्न मंचों पर या समितियों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में प्रतिनिधित्व करना, मतलब श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना, ये इनका सामान्य अधिकार है। और सामान्यतः श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही समसंघों का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा, पंच निर्णय कार्रवाई में पंच नियुक्त करना। अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई इस प्रकार की है जिसको कि पंच निर्णय के लिए सौंप दिया गया है, तो पंच की नियुक्ति करने का काम भी या पंच की नियुक्ति करने का अधिकार भी समसंघों को होता है। तीसरा, सेवा योजकों के साथ सौदेबाजी करना तथा अनुबंध करना। मतलब ये इनका सामान्य अधिकार है। सेवा योजक यानी एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर्स के साथ सौदेबाजी करना, जिसको हम कहते हैं बार्गेनिंग करना। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी होती है, इंडिविजुअल बार्गेनिंग भी होती है। तो सेवा योजकों के साथ सौदेबाजी करना तथा अनुबंध करना, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जो है वो भी ये समसंघों का सामान्य अधिकार माना जाता है। तो सेवा योजकों के साथ किसी प्रकार की कलेक्टिव बार्गेनिंग हो या कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो इनको ये सामान्य अधिकार प्राप्त है। चौथा, समसंघ की सभाएं तथा सम्मेलन आयोजित करना। अब जब समसंघ हम बना लेते हैं तो समसंघों की समय समय पर वार्षिक सभाएं तथा सम्मेलन भी आयोजित करने पड़ते हैं, तो इनको ये सामान्य अधिकार प्राप्त है कि ये समसंघ की सभाएं तथा सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अन्य संस्थाओं से सूचनाएं या बुलावे का नोटिस प्राप्त करना। मतलब ये समसंघों का अधिकार है कि वो अन्य समसंघों से कोई सूचनाएं यदि हैं तो उनको प्राप्त कर सकते हैं, या बुलावे का नोटिस प्राप्त करना, ये भी इनको अधिकार है। नेक्स्ट है, वैधानिक सहायता प्रदान करना। अब समसंघों का ये भी एक अधिकार है कि वो अपने श्रमिक भाइयों के लिए वैधानिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। अब श्रमिक कई बार क्या होता है कि बहुत गरीब होता है, उसकी समझ भी कम होती है, तो वो अपने वैधानिक हितों की रक्षा नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी श्रमिक को जो कि सदस्यता ग्रहण किए हुए है, अगर किसी प्रकार की कोई वैधानिक सहायता चाहता है तो उसकी वैधानिक सहायता करने का अधिकार इनको होता है। नेक्स्ट,
श्रमिकों से उनके परिसर में संपर्क करना तथा चंदा एकत्र करना। मतलब श्रमिकों के लिए जो बनाई गई बस्तियां हैं या श्रमिकों के लिए जो बनाए गए परिसर हैं, उन परिसर में जाकर श्रमिकों से संपर्क करना और चंदे की राशि एकत्र करने का कार्य भी इनका माना गया है। नेक्स्ट है आवश्यकता पड़ने पर वैध रूप से हड़ताल, घेराव, धरना आयोजित करना। मतलब श्रम संघों का एक सामान्य अधिकार है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ नीड, आवश्यकता पड़ने पर क्या है, हड़ताल आदि करना, स्ट्राइक करना या धरना प्रदर्शन करना या घेराव करना, ये भी इनका एक सामान्य अधिकार है। क्योंकि डेमोक्रेसी में आप वैधानिक रूप से हड़ताल कर सकते हैं, धरना घेराव कर सकते हैं। तो श्रम संघों का ये भी एक सामान्य अधिकार है कि वो अपनी मांगें मनवाने के लिए या जब कभी आवश्यकता पड़े तो वैध रूप से हड़ताल, धरना या घेराव आदि का आयोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना। मतलब श्रम संघ अधिनियम 1926 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक तो वैधानिक औपचारिकताएं होती हैं। जो भी कागजों में वैधानिक रूप से औपचारिकताएं बताई गई हैं, उन औपचारिकताओं का पालन करने का भी इनका सामान्य अधिकार होता है। और लास्ट है श्रमिकों के हितों में संवर्धन के लिए सभी वैध कार्यों की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना। मतलब ये अंतिम है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे कहते हैं, ये अंतिम जरूर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रमिकों के हितों के संवर्धन के लिए, मतलब श्रमिकों के फायदे के लिए सभी वैध कार्यों की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना। मतलब सभी श्रमिकों के हित के जो भी कार्य हैं उनके लिए योजना बनाना तथा उस योजना को क्रियान्वित करने का काम भी इनका माना गया है या इनका ये अधिकार है। तो विद्यार्थियों, ये अधिकार कंप्लीट हुए जो कि श्रम संघों के अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में जो मैंने आपको चीज़ बताई वो ये मैंने बताया कि श्रम संघों के अधिकार क्या होते हैं, ट्रेड यूनियंस के अधिकार क्या होते हैं। ट्रेड यूनियंस के अधिकारों को हमने मोटे रूप से दो भागों में बांटा कि श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत क्या प्राप्त अधिकार है और अन्य सामान्य अधिकार। और श्रम संघ 1926 के अंतर्गत एक व्यक्ति को 6 अधिकार प्राप्त होते हैं। मैं एक बार पुनः बताता हूँ। पहला अधिकार, एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में उसके क्या अधिकार हैं, सामान्य कोष बनाना एवं उनका उपयोग करना, राजनीतिक कोष का निर्माण एवं उपयोग, नियम बनाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार, नाम में परिवर्तन का अधिकार और एकीकरण करने का अधिकार। तो ये तो वही अधिकार हैं जो कि श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत श्रम संघों को प्राप्त है। इसके अलावा अन्य सामान्य अधिकार भी हैं जो कि मैंने आपको 10 एक अधिकार भी बताए थे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं श्रमिकों के अधिकारों पर आपको छोड़ता हूँ। अगली वीडियो क्लास में जब अपन मिलेंगे तो मैं श्रमिकों के दायित्वों के बारे में भी चर्चा करूँगा कि श्रम संघों के दायित्व और कर्तव्य क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आज की क्लास में जो मैंने आपको श्रम संघ के अधिकारों के बारे में चर्चा की है आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें, अध्ययन कर लें। और यदि अध्ययन करने के पश्चात आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझसे इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थियों के हित में मैं सदैव तैयार हूँ। बिल्कुल ऊपर से सरकारी आदेश भी इस प्रकार के हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूँ कि वीडियो क्लास के माध्यम से, क्योंकि हम सिर्फ बोल के आपको पढ़ा देते हैं, आपका फीडबैक हमें प्राप्त नहीं होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि फीडबैक तो मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कम से कम यदि आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई क्वेरीज हैं या आपके कोई सुझाव हैं, अमूल्य सुझाव हैं, तो वो भी आप मुझे पर्सनली फ़ोन पे बता सकते हैं। आपके सुझावों को मैं अमल में लाने का प्रयास करूँगा और आपके द्वारा जो भी सुझाव बताए जाएंगे कोशिश करूँगा कि उनको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। तो इस आशा के साथ जो मैंने आपको आज पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपसे आगे लेता हूँ। अगली वीडियो क्लास में अपन श्रमिकों के ये श्रम संघों के दायित्वों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।